Hello everyone, welcome to CBL and today we will continue the orientation session. तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, इसके बारे में ये लेक्चर है। नाउ इससे पहले कि हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, हम बात करेंगे क्यों होता है, व्हाई इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो रीज़न इज दैट आप बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत हाई है, तो एक तो स्क्रीनिंग के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यूज किए जाते हैं। सम ऑफ यू वुड हैव इवन गिव जेई स्क्रीनिंग, हमारे टाइम पे जेई स्क्रीनिंग होता था, ठीक है ना, जिसको आजकल दूसरे नाम से पुकारा जाता है। आप आजकल तो ये हुआ है कि इवन एसबीआई पीओ में भी स्क्रीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, प्रीलिम्स जो बोलते हैं। सो प्रीलिम्स में बेसिकली वो क्या करते हैं, दे वांट टू चेक योर फैक्चुअल नॉलेज, हेंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड। नाउ यूपीएससी थोड़ा डिफरेंट है, दे टेंड टू नॉट जस्ट ओनली चेक फैक्चुअल नॉलेज, दे वांट टू चेक योर एनालिटिकल स्किल्स, योर क्रिटिकल रीजनिंग, योर एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। एंड वो ये कैसे चेक करते हैं हम आज बात करेंगे, एंड हम थोड़े प्रिंसिपल्स देंगे कि आप अगर ये यूज करें तो आपका बेटर एबिलिटी हो सकती है टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो अगर हम बात करें वेरियस स्ट्रक्चर, हमारे सिलेबस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है एंड सो ऑन। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया में डिफरेंट फ्लेवर है क्वेश्चन का, राइट। सो फर्स्ट आई वुड टॉक अबाउट मॉडर्न इंडिया, वेयर क्वेश्चंस दो टाइप के हैं, या तो बहुत ही डिफिकल्ट हैं या बहुत ईजी हैं। What you are expected to do is कि easy questions आप पक्का से करके जाइए, ठीक है ना, राइट। कि ये बेसिक्स अगर आपके सही हैं तो आपके ये easy questions है, ये पक्का सॉल्व हो जाएंगे। So let's try a question which I feel is very very easy, and this came in 2020 prelims. So a question was, Wellesley established the Fort William College at Calcutta because now फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है, आज जैसे हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम लबासना जाना चाहते हैं। लबासना इज द प्लेस वेयर सिविल सर्विसेज क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग होती है। सो वो बहुत ही अमेजिंग जगह है, एंड वी टॉक्ड अबाउट दैट इन आवर ओरिएंटेशन सेशन वंस। इफ यू हैवंट गॉन थ्रू दैट, डू गो थ्रू इट। नाउ फोर्ट विलियम कॉलेज इज द प्लेस जहाँ ट्रेनिंग होती है। अब अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप वहाँ जाते थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। नाउ ये क्यों हुआ था? Now, choices are: he was asked by the board of directors at London Rousseau. Okay, he wanted to revive interest in Oriental learning in India. Number 3, he wanted to provide William Carey and his associates with employment. Then D, he wanted to train British civilians for administrative purposes in India. Now, अगर आपने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में, मॉडर्न इंडिया में, क्लास में भी, राइट, क्लास नोट्स में भी, सो आपको पता होगा कि आंसर डी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ये वो क्वेश्चन है जो आप मिस नहीं कर सकते, राइट। सो मॉडर्न इंडिया अगर आपने ठीक से प्रिपेयर किया है तो आपका जो इजी मॉडर्न इंडिया क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स से 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हिस्ट्री से आ रहे हैं, तो हाफ ऑफ देम आर अप्रोक्सीमेटली इजी अभी से, लेकिन द अदर हाफ आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो आपकी ये स्ट्रैटेजी जब आप विल टॉक अबाउट दैट लेटर, जब फाइनल सेशंस होंगे अबाउट ऑब्जेक्टिव टाइप टैकलिंग, तो आज डाटे हम बात करेंगे कि ये ऑब्वियसली आपको देखना है कि जो इजी क्वेश्चन है वो मिस ना हो। रिमेंबर, जैसे अब सपोज करो वी आर आस्क्ड टू मेक अ पेपर, तो हम कैसे पेपर बनाते हैं? सो हम 30 to 40 क्वेश्चंस इजी रखते हैं, राइट। देन अनदर 30 to 40 हम क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स चेक करने के लिए करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डालते हैं, एंड देन 20 क्वेश्चन ऐसे डालते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए उस सब्जेक्ट में, या आप आई एम बेसिकली गिविंग दोज 20 क्वेश्चंस, द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, टू मेक श्योर दैट आप अटेम्प्ट ना करें उनको, राइट। सो दैट इज वाई अगर आप देखें तो यूपीएससी प्रीलिम्स में अराउंड 110 मार्क्स कट ऑफ जाती है, 100 to 110 डिपेंडिंग अपॉन द ईयर। कई बार थोड़ा कम भी 98 तक कोई पहुंच जाती है, बट नॉर्मली 100 to 110, लेट्स से 100 क्वेश्चंस हैं, तो आपको कितने करेक्ट चाहिए? अराउंड 55 अगर आपके नेट करेक्ट हैं तो आप क्लियर कर जाते हैं, विच डजंट सीम अ लार्ज नंबर बट एक्चुअली बिकम्स वन। वील टॉक अबाउट दैट ऑब्वियसली इन वन ऑफ आवर सेशंस अगेन। सो दूसरे पार्ट, अब हिस्ट्री का हमें थोड़ी बात की, अब हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। नाउ पॉलिटी में अगर इफ आई टॉक अबाउट इट, ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपेयर किया है, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे एक फ्रेंड हैं जो आईएएस में हैं, वो बात करते थे कि यार पॉलिटी तो ऐसा एरिया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके मार्क्स आएंगे। सो वो बोलते थे स्टडी एंड गेट मार्क्स इन पॉलिटी, राइट। So वैसे वो IIT खड़गपुर से थे, and then he became an IAS. So I met him when his third attempt was going on, then before he became an IAS. So he said study and get marks in polity. पढ़ो, अच्छे से याद करो, आपके मार्क्स आएंगे। So क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी है और बट फैक्चुअल भी है। अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी वाली एनसीईआरटी पढ़ रखी है, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन सही से पढ़ रखा है, तो आपके क्वेश्चन सही होने ही होने हैं।
ठीक है ना। सो जैसे क्वेश्चन देखिए, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच नंबर ए चॉइस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। नो, दिस इज नॉट ट्रू फॉर इट, राइट। आपको एटलीस्ट जीतना पड़ेगा some seats in India at least. The government is responsible to parliament and can be removed by it. This is true and this is one of the articles in the constitution as well. So ये collective responsibility का concept है 75 article में. But let's आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप ये टिक करेंगे और आगे चलेंगे. But let's be decent. Let's read all the choices. The government is elected by the people and can be removed by them. Elected by the people है, but removal तो parliament से होता है. So again, not true. The government is chosen by the parliament but cannot be removed before the completion of fixed term. नहीं, no confidence motion है हमारे यहाँ पे, तो हम कर सकते हैं. So ये क्या चेक कर रहा है? ये conceptual clarity चेक कर रहा है आपकी. So आपको ये ध्यान रखना है कि conceptually आपको समझना भी है, not just याद करना है, ठीक है ना. So ये चीज़ बहुत important है. But as I said, study and get marks in polity. ये सबसे ज़्यादा आप एक कीवर्ड याद रखिए. क्या अगर पढ़ेंगे तो मार्क्स आएंगे, कोई if and but नहीं है इसमें. Then आता है ये क्वेश्चन विच इज़ लास्ट ईयर काफ़ी बात हो रही थी कि बिकॉज लिबरलाइजेशन की वजह से काफ़ी बार इंडिया वेलफेयर स्टेट से दूर चला गया है. सो क्वेश्चन वाज विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स आइडियल्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट. सो इफ यू हैव स्टडीड, आपको पता है कि ये डीपीएसपी में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको 4 चॉइस चाहिए ही नहीं. बट आपको फिर भी ये मतलब अगर आप देखें तो आर्टिकल 36, 37 में आपको ये मिल जाएगा कि वेलफेयर स्टेट यहाँ पे है लिखा हुआ. सो अगेन आई सेड कि अगर आपने ठीक से पढ़ा है पॉलिटी तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. नाउ एक सर्टन एरिया है जो हम बेसिकली बोलते हैं. अभी जैसे रिसेंटली वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैड एन इंटरव्यू इन पंजाब पीसीएस आल्सो. सो ही वाज आस्क्ड कि प्रीएम्बल आप रिसाइट करिए, ठीक है ना. सो ही स्टार्टेड वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नाउ अगर आपको ऐसे डिसाइड करने को बोला जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, आप ये वर्ड्स तो आपको याद है बट ये जंबल हो सकते हैं. सो बट बेसिक क्वेश्चन वाज कि सेक्युलरिज्म के बारे में पूछना चाहते थे सर, और पूछना चाहते थे कि कौन सी अमेंडमेंट में ऐसा हुआ है. सो 42nd अमेंडमेंट में सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन ऐड किया गया था. तो ये चीज़ बेसिकली इंटरव्यू में पूछा गया था राइट रिसेंटली. बट ये सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछा जा सकता है. सो ये चीज़ आपको समझनी है कि प्रीएम्बल ये आपको वर्बैटमली भी, कुछ चीज़ें आपको वर्बैटमली याद भी होनी चाहिए. तो यूपीएससी में कॉम्बिनेशन है, आपको रटना भी है और समझना भी है, ठीक है ना, एज अ सिविल सर्वेंट. सो दैट इज द क्रक्स ऑफ इट. So that is what is being checked using questions. Now let's look at the question which came. Right, let's look at this side. So the question was, consider the following statement: the Constitution of India defines basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. क्या ये सही है? Now define मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, तो ये डिफाइन नहीं है, तो obviously this is wrong. Now, the next statement is, the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberty and to preserve the ideals on which the Constitution is written. तो ये सही है. तो 2 choices correct, तो B answer. Right? Article 136 में basically है ये, basically उसके through judicial review सोचा जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक. अब हम ऑब्वियसली हम हिस्ट्री के बारे में बात कर चुके हैं, हम पॉलिटी के बारे में बात कर चुके हैं. अब देखते हैं इकोनॉमी. अब इकोनॉमिक्स में क्या चाहिए? अब स्टडी इन मार्क्स इन इकोनॉमिक यहाँ भी वैलिड है राइट. जैसे आप कुछ एरियाज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, जैसे हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो उसी के बारे में तो क्वेश्चन था कि गोल्ड ट्रांचे, रिजर्व ट्रांचे ये क्या है. बेसिकली ये क्रेडिट सिस्टम है ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर्स. आपको अगर फैक्चुअल है ये आपको पता होना चाहिए. अगर आपने पढ़ा है वो चैप्टर एक्सटर्नल सेक्टर का तो आपको ये पता है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्या है. हाँ, बट ऑब्वियसली आपको गो थ्रू करना है. लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक से रिलेशन ही आईएमएफ का है. वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द सेंट्रल बैंक नहीं, रेपो रिवर्स रेपो से कोई रिलेशन नहीं है. क्रेडिट सिस्टम ऑफ WTO टू ग्रांट्स टू मेंबर्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं. सो इट इज ग्रांटेड बाय आईएमएफ. सो आईएमएफ जहाँ पे वहाँ टिक कर दीजिए. दैट इज वेरी सिंपल. आगे देखते हैं स्टडी एंड गेट मार्क्स इन पॉलिटी. अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं. सो राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन व्हाट. सो ये बहुत ही टॉपिक है जो हम मानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है इन पॉलिटी राइट. जब हम करेंगे तो उस पर बात करें. तो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल है राइट, बट बाकी एरिया में नहीं है. ऑब्वियसली रिमूवल ऑफ जो है गवर्नमेंट में लोकसभा इज द ओनली वन मेक्स द डिसीजन. सेम विद मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज द पावर ऑफ स्पेशली राज्यसभा को करना पड़ता है एंड एट लीस्ट इनिशिएट. सो हियर ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल.
आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज स्टडी एंड गेट मार्क्स इन पॉलिटी अगेन. सो क्वेश्चंस विच कैटेगरीज कौन सी हैं विच ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सो ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो बेसिकली आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स कौन से टाइप के हैं. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी. अब इसमें आपको बड़े आराम से डाउट आ सकता है डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने पढ़ा हो कि आप ए और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं. सो आपको ध्यान रखना है कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर या राइट टू एक्सप्लॉयटेशन कौन सा आंसर है. ये चीज़ आपको बड़ा ध्यान रखनी है. सो हियर एज आई सेड यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट थिंग्स. ओके. Now, acts and bills passed by parliament are important. Even जैसे जो बहुत ही ज़्यादा important बिल है उस पर क्वेश्चन आता है. So last year आया था maternity benefit amendment act पे. तो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट. सेम इसके बारे में अगर आप 2-3 साल पहले जाएं तो डिमोनेटाइजेशन के पे बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पे 2017 में क्वेश्चन आया था. सो दे टेंड टू आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस. सो आपको ये ध्यान रखना पड़ते हुए कि जब भी एक्ट्स एंड बिल्स आ रहे हैं पार्लियामेंट में तो आपको उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. राइट. सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नाउ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से भी हो सकता है कई बार, और कई बार आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, विच विल टॉक अबाउट. सो प्रेग्नेंट वुमेन को एंटाइटल्ड टू 3 months प्री डिलीवरी. लेट्स से आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेट्स से आंसर. तो प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड टू 3 months प्री डिलीवरी एंड 3 months पोस्ट डिलीवरी पेड लीव. अब 3 महीने है 6 महीने वी डोंट नो. तो लेट्स से मे बी सही है मे बी नहीं. ओके. एंटरप्राइजेज क्रैशेस मस्ट अलाउ मिनिमम 6 क्रैश विजिट्स डेली. अब 6 क्रैश विजिट्स बहुत ज़्यादा हो रही है तो 2 तो गलत ही लग रहा है. तो 2 गलत हो गया तो ए गलत, बी गलत, डी गलत. तो आंसर इज सी. आप सीधे टिक कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं. अब मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है थर्ड चॉइस, बट मुझे ऑलरेडी पता लग गया कि 2 तो सही नहीं है, तो दैट इज 3 आंसर होगा. सो ये चीज़ आपको सीखनी है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि डिस्पाइट द फैक्ट अगर आपको नहीं भी आता है क्वेश्चन, आपने नहीं पता है कभी अमेंडमेंट, बट आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से भी कर सकते हैं. कि अगर 6 विजिट होगी चिन्ह में, अगर दिन का लेकिन 9 घंटे आप 6 बार जा रही हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप 10-15 मिनट भी रोज जा रही हैं तो आप 2-3 घंटे तो आपने वहीं लगा दिए, तो आप काम क्या करेंगी. सो ऑब्वियसली टू मेनी, राइट. देन ऑब्वियसली एक सर्टन एरिया जो हम बात करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं यूपीएससी. अब ऑब्वियसली आजकल लोगों का व्यू पॉइंट थोड़ा चेंज होता जा रहा है अबाउट दिस, बट आई से बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन करना, उनकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, उनकी रीडिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है. तो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्स्ट 4 years, फॉर द फर्स्ट 2-3 जब आप स्टार्ट करते हैं. और इवन जैसे अगर हम बात करें, इवन टुडे यू गो टू, इवन नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बात है कि वो सुबह उनके पास क्लिपिंग्स आती हैं हर न्यूज़पेपर की इंडिया से, तो देन ही गोज थ्रू देम हिमसेल्फ. सो अगर वो कर सकते हैं तो आप तो आई थिंक आपका बनता ही है. सो क्वेश्चन, द टर्म वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट, ये लास्ट ईयर काफ़ी था बिकॉज दिस ये एक ऑयल का वो है स्टैंडर्ड है, और दिस वेंट टू -$37 अप्रॉक्सीमेटली लास्ट है. सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको ये ऐसी कोई एक्सेप्शनली चीज़ आए तो आपको वो रखनी है ध्यान में. ये फैक्चुअल है. दिस सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन SBI, दिस सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन SSC, कोई भी मतलब बेसिक एग्जाम में भी ये सेम क्वेश्चन आ सकता है. बट यूपीएससी वाले बोलते हैं हमें लग रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप पूछ सकते हैं. नाउ ज्योग्राफी में अगर आप बात करें, अब जैसे हमने अभी तक बात की है हिस्ट्री की, हमने थोड़ी बहुत बात की है पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स में हमने बात की है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. बट ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो मैप वर्क पे ज़्यादा फोकस है इन प्रीलिम्स. दो सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आते हैं, लुक एट द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑल्सो, जेट स्ट्रीम पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है, बट मैप नॉलेज रिक्वायर्ड है. सो अब क्वेश्चन आया ऑन सियाचिन ग्लेशियर. यहाँ सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी न्यूज़ में होता है बिकॉज ऑब्वियसली हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, काफ़ी डेथ्स होती हैं, वेरी वेरी कॉस्टली. नॉर्मली डिफेंस मिनिस्टर नॉर्मली मेक्स अ पॉइंट टू गो देयर एंड सो ऑन. सो ये कहाँ पे है, ठीक है ना, लोकेशन कहाँ पे है. नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी टू इवन अंडरस्टैंड. ईस्ट ऑफ अस्काइचिन, ईस्ट ऑफ अस्काइचिन तो चाइना हो जाता है, तो ईस्ट तो नहीं होना चाहिए. ईस्ट ऑफ ले हो सकता है. नॉर्थ ऑफ गिलगिट अगेन चाइना, जिनजियांग आ जाता है तो अगेन नहीं. नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, हाँ ये आंसर है, लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था. बट अगर आप एलिमिनेशन भी कर रहे थे तो बी और डी में आप 50% से स्ट्राइक रेट से आप ट्राई कर सकते थे. सो दैट इज व्हाट यू सपोज टू डू, एलिमिनेट एंड सॉल्व. आप हो सकता है आपको इतनी नॉलेज ना हो, एग्जैक्ट नॉलेज ना हो, तो लेकिन गिव अप नहीं करना है, सोचना है. लेकिन एज आई सेड मैपिंग अच्छे से करनी है, मैप्स की क्लास अच्छे से लगानी है और खुद हाथ से बनाने हैं मैप. आई ऑलवेज इंकरेज पीपल कि हाथ से मैप बनाओ तभी याद रहेगा.
फिर एक और क्वेश्चन है, जैसे आप ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिवर्स एंड वेयर दे फ्लो इनटू। सो मेकोंग दे फ्लो के बारे में लिखा है कि अंडमान सी में। अगर आपको पता है तो मेकोंग तो ऑब्वियसली अंडमान सी में नहीं जाती है, तो 1 गलत है। अगर 1 गलत है तो बी और सी में से आपको देख रहे हैं। नाउ थेम्स आयरिश सी में जाती है, वी डोंट नो। वोल्गा कैस्पियन सी में जाता है, बिल्कुल सही है, तो दैट इज 3 सही है। ये तो हमें वैसे एक्चुअली में पता है, बिकॉज अगर हमें पता है कि 1 गलत है तो बी और सी चॉइस में 3 तो है ही है, तो ये तो है ही। अब सिर्फ क्वेश्चन है जाम्बीजी इंडियन ओशन में जाता है कि नहीं जाता है। ये आपको डिबेट कंफ्यूजन हो सकती है कि जाम्बीजी रिवर, वैसे तो हो सकता है आपको पता ही ना हो रिवर क्या है, कहाँ है, बट स्टिल आप 50% से ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द बेसिक आइडिया हियर। Now, again, as I said, map knowledge very important even in India. So जैसे अब questions है protected area in the Kaveri Basin. So environment वाले questions भी map knowledge से आते हैं. So क्या करते हैं, वो आपसे बोलेंगे कि ये national parks कौन सी कावेरी बेसिन में है कि नहीं है। So अगर आपको पता है कि नगरहोल, सत्यमंगलम, वेनाड, ये सब, बिकॉज ये काफ़ी न्यूज़ में आए हैं, पुराने क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए तो आपको पता है कि नीलगिरी टाइगर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के ये पार्ट है। नाउ पापाकोंडा बेसिकली आंध्र प्रदेश में है, सो वो नहीं है। सो आंसर इज 1, 3 and 4, दैट इज सी। बट दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आपको ये आइडिया ये क्यों हम करवा रहे हैं अभी, राइट, बिकॉज ये स्टार्टिंग ओरिएंटेशन क्लासेस है। व्हाट आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फैक्ट इज कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल पार्क कौन से जोन में, कौन से एरियाज में, कौन सी स्टेट में है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। सो वील टॉक अबाउट कि अलग से भी करेंगे हम स्पेसिफिक लेक्चर्स ऑन एनवायरनमेंट। जब वंस थोड़ा सा हम कवर कर लें तो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और पैटर्न कैसे आ रहा है एग्जाम का। नाउ बी कमिंग बैक टू इकोनॉमी, conceptual clarity बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें तो। So question was in the context of India, which of the following factors are contributor or is contributor to currency crisis? अब currency crisis होती क्या है? अब currency crisis होती है कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा iPhone खरीद लिए और मंगवा लिए, राइट। तो what will happen? मुझे डॉलर्स में पेमेंट करनी है, उतने डॉलर्स मेरे पास होंगे नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट में जाकर रुपीज़ बेचूंगा। व्हाट विल दैट डू? करेंसी क्राइसिस हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी। ऑयल अगर मैं बहुत ज़्यादा खरीद रहा हूँ, कोई भी इंपोर्ट्स मैं ज़्यादा करूँ, रिमेंबर इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। So how is India's current account deficit financed? By the capital account surplus, जो हमारा FDI आता है उससे होता है। So foreign currency exchange जो अर्निंग्स है IT सेक्टर की, मैं उससे पेमेंट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं US में मैंने प्रोजेक्ट उठाया IT का, मैंने वहाँ मुझे पेमेंट आई तो मैं वहीं से iPhone की पेमेंट कर दूंगा। दूसरा, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो मैं रुपी फ्लड कर रहा हूँ मार्केट में, तो उससे तो उल्टा क्या होगा कि इकोनॉमिक्स विल सजेस्ट दैट rupee would get even more problematic, currency मतलब ज़्यादा हो जाएगी। Then remittances from abroad India, हाँ बिल्कुल इससे फर्क पड़ेगा, ये रिड्यूस होगा। तो आंसर 1 and 3। सो कॉन्सेप्चुअली आपको सोचना है कि कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आता है RBI क्या स्टेप्स ले सकता है टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ द इंडियन रुपी। अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि क्या कर सकते हैं। अब वैसे चलो लेट्स से हम चॉइस नहीं भी पता, हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं नीचे, तो अगर आप बात करें कि यार इंडियन रुपी स्लाइड कर रहा है, स्लाइड मतलब 75 से 80 हो रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए। सो फर्स्ट इज आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा हो रहा है आप रुपी की डिमांड कम करवा सकते हैं बाय नॉट फ्लडिंग इनफ रुपीज इन द मार्केट। तो आप चीप मनी पॉलिसी से हट जाइए तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो फॉलोइंग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से ही स्टॉप हो सकता है, तो बेसिकली इसी से काम बन जाएगा। बट कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स, क्या इससे फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली पड़ सकता है। इंकरेजिंग इंडियन पॉलिसी रुपी टू बी डिनोमिनेटेड, मे बी ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, लेकिन इससे तो और ज़्यादा स्लाइड ऑफ द इंडियन रुपी हो जाएगा, ठीक है ना। फॉलोइंग एक्सपेंशनरी, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली। सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी सॉल्व कभी नहीं करेगी, तो वो तो है ही है। अब ये इसमें भी अगेन आपको आर्ग्यू करना है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको समझना है कि कैसे रुपी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इंडियन इकोनॉमी में, डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है इसका। नाउ एक चीज और जो हम बात करते हैं, डोंट ओवर थिंक इन यूपीएससी। अब यूपीएससी में ज्यादा सोच, जैसे वी वांट अ सिविल सर्वेंट जो सोचे बट ओवर थिंक भी ना करे, ठीक है। ही इज नॉट सपोज टू बी ए स्पेशलिस्ट, ही इज सपोज टू बी ए जर्नलिस्ट। इसका क्या मतलब, जर्नलिस्ट का क्या मतलब है, उसको बाकी हर नॉलेज होनी चाहिए, बट ऐसे नहीं कि स्पेशलिस्ट, वो ऑलवेज ही कैन कॉल अ स्पेशलिस्ट, राइट। डीसी विल कॉल द सीएमओ इफ ही नीड्स अ मेडिकल ओपिनियन,
राइट उनको आइडिया होता है, बट उनको सीएमओ से बात कर सकते हैं, वो हेल्थ सेक्रेटरी भी सीएमओ से बात कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है, आपको बेसिकली सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है, एंड देन डिसाइड करना है। यू शुड बी अ पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव एंड टेक्स डिसीजंस। सो जैसे क्वेश्चन आया था एआई में क्या इफेक्टिवली कर सकता है, सो ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर सकता है, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, यस बिल्कुल इसके एग्जाम्पल्स हैं। डिजीज डायग्नोसिस तो डेफिनेटली कर सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन बिल्कुल कर सकता है, वायरलेस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोलॉजी, अब इस पर थोड़ा डाउट हो सकता है आपको, बट ये भी कर सकता है। ज़्यादा सोचने की जरूरत है, डीप मार्क करिए, ठीक है। बट लोग बोलेंगे सर ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, आपको डाउट हो सकता है कि ऐसा है कि नहीं, बट ज़्यादा नहीं सोचना है एज आई हैव सेड कि आपको जस्ट बेसिकली अपनी गट फीलिंग से आंसर करना है कि ऐसा आपने पढ़ रखा है, आपको लग रहा है तो टिक करिए, राइट। ओवर थिंक नहीं करना है। ये सेम चीज़ ऑब्वियसली आप आगे भी देख सकते हैं इन दिस क्वेश्चन। नाउ विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स बाय अफेक्टिंग प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया। तो क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस से फर्क पड़ता है? प्राइस डेफिनेटली वो आपको एक स्टेबल बेस दे देती है, राइट। ट्रेडिंग, गवर्नमेंट ट्रेडिंग से फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग से फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कंज्यूमर सब्सिडी से पड़ता है, सब्सिडी दोगे तो ऑब्वियसली राइस का फर्क पड़ेगा। तो ये सारे ही हैं, ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंक ना करिए, ठीक है ना, राइट। होता क्या है, बिकॉज बाकी क्वेश्चन पे आप बहुत दिमाग लगा रहे हैं, आपको जहाँ पे नहीं भी लगाना आप लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स इन द पास्ट इकोनॉमिक्स में ओवर थिंकिंग की वजह से क्वेश्चन गलत करके आते हैं। नाउ लेकिन कई जगह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे अब जेट स्ट्रीम पे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, सो आपको दो तरह से इसको सोचना है। एक तो है आपको यू हैव टू अवॉइड एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, हमारा एक ये कॉर्नरस्टोन होता था कि आप यूपीएससी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट अवॉइड करिए, जैसे जहां ओनली आ जाए वहां पे आपको बहुत अलर्ट हो जाना है। जैसे अब क्वेश्चन आया जेट स्ट्रीम्स अकर ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नहीं लेकिन जेट स्ट्रीम्स तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है, ठीक है ना, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है। अगर ये गलत है तो बी या सी में से आंसर हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप इन आई, तो अब वैसे इसको तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर वन गलत है टू तो दोनों में है ही है, बी और सी में। आगे देखते हैं थर्ड, दैट टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज ओनली 10 डिग्री सेल्सियस लेस देन ऑफ द सराउंडिंग्स। लेस नहीं होगा, ज़्यादा गर्म होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन रिक्वायर्स अ हीट इंजन टू रन, सो ये उल्टा है, तो 3 भी गलत है, सो 2 आंसर। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट आपको इसमें मतलब आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज इसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स थी कि ओनली, जहाँ ओनली आ जाए आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ओनली गलत होगा, बट यूपीएससी लास्ट 2 इयर्स में अगर मैं बोलूँ 2014, 2015 और 2016 और 2013, इनमें हमेशा यूपीएससी में जब भी आया है राइट ओनली, तो हमेशा गलत ही हुआ है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ ऑब्वियसली हमने अभी बात की थी कि एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है, तो एक और ट्राई करते हैं क्वेश्चन। सो इसे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया। नाउ इसमें अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो थर्ड चॉइस देखिए, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन। नाउ ये पढ़ते ही आपको पता है कि भाई ये तो गलत ही है, ठीक है ना, राइट, बिकॉज साइड इफेक्ट तो होते हैं आजकल सबको वैक्सीन लगे तो साइड इफेक्ट तो होने ही होने हैं। तो 3 गलत है, तो सी और डी तो गया। अब 1 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आई ऑलवेज से कि यार ज़्यादा दिमाग मतलब ज़्यादा रीडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर विद ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आपने क्या किया 100 क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा लेंथी से सारे रीड करने में, हुआ क्या कि आप एक ही बार पढ़ पाए। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एलिमिनेशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब मैंने जैसे देखा कि 3 मतलब आपने देखा कि ये तो गलत ही है, तो अब आया कि आप सिर्फ चेक करना कि 2 गलत है कि नहीं है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वैक्सीन से फर्क पड़ता है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो डेफिनेटली डिपेंडेंस ऑब्वियसली रिड्यूस हो सकती है, ठीक है ना, तो सही है। तो आंसर इज बी। बट ध्यान रखना है आपको, चलो इसमें तो हमने सॉल्व कर दिया, बट अगर आपको लेट्स से आप बोलते हो सर मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी इसके बारे में, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि एलिमिनेशन के थ्रू ट्राई करिए। 50% प्रोबेबिलिटी थी, अगर आपको 3 पता भी है, 3 तो गलत पता ही है आपको, बिकॉज कॉमन सेंस है, आपने वैक्सीन भी आपको लगी है, तो 1 और 2 में से आप 50% एक्यूरेसी के साथ तो आप ट्राई कर सकते हैं। सो विच इज नॉट अ बैड ऑब्वियसली गेस, आई वुड से 50% एक्यूरेसी पे आप ट्राई करते हैं क्वेश्चंस इन यूपीएससी, बट हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे वंस यू आर मोर इन द कोर्स। नाउ अब हमने एक और बात की कि ऑप्शन यूज करिए, तो ऑप्शन यूज करने का जैसे अब देखिए ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लग रहा है, लंबा सा है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 91 लिबरलाइजेशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आया
worker productivity, right, rupees per worker at the 2004-5 prices increase in urban areas while it decreased in rural areas. Then percentage share of rural areas in the workforce steadily increased. Then number 3, rural areas growth in the non-farm sector. Okay, आपने जैसे ही पढ़ा आपको लगा, ये तो आपको लॉजिकली कॉमन सेंस से पता है कि इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद क्या हुआ कि नॉन फार्म सेक्टर हुआ तो रूरल सेक्टर में बड़ा होगा. देन ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज. बिल्कुल सही. सो अब आपको ये पता है कि 3 सही है. अगर 3 सही है तो बी या सी में से आंसर हो सकता है. अब जरा आपको 4 चेक करना है कि ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ होगा बिकॉज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन स्टार्ट हो गई थी. तो आप सीधे बी टिक कर सकते हैं. तो एज आई सेड ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है डिस्पाइट द फैक्ट कि 1 और 2 के बारे में कोई आइडिया नहीं है आपको. ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. नाउ ये हमेशा ध्यान रखना कि डिस्पाइट द फैक्ट हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है. Most of the time, lots of my students had this problem with this. So I normally say that which of the following is not included in the assets of the commercial banks. So common sense is not common मैं बोलता हूँ. So सबने जल्दी में देखा कि क्या क्या होता है. तो deposits basically assets नहीं होते हैं banks के लिए. Deposits are liabilities. So ये counter intuitive question था, but normally लोगों ने advances stick कर दिए. ठीक है ना. तो ये obviously is the problem, right? So that is what you have to be very careful, right? ध्यान से भी पढ़ना है. Conceptually check करते हैं वो आपको. Right. Thank you so much. But before we'll end this lecture, just to remind, ध्यान रखिए मॉडर्न इंडिया में इजी क्वेश्चंस आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम. सो वहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए. जो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस है वो आप छोड़ दीजिए चाहे मॉडर्न इंडिया के. एलिमिनेशन विल वर्क. आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. गिव अप नहीं करना है, पढ़ना है ध्यान से, चॉइसेस देखनी है. नॉलेज इज की. आपको डिस्पाइट द फैक्ट एलिमिनेशन वर्क करता है, नॉलेज अगर है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. अवॉइड एक्सट्रीम स्टेटमेंट. अगर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो रही हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ रही है आपको बिल्कुल आपकी घंटी बज जानी चाहिए, भैया कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको ध्यान रखना है कि जब इकोनॉमिक्स पढ़े तो कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी आए. मैप वर्क का ध्यान रखना है, राइट, एंड थ्योरी बिहाइंड जो करंट अफेयर्स है उससे क्वेश्चन आएंगे. तो आपको जैसे आप सपोज करो इस साल गवर्नर पे बहुत चल रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है, राइट. लास्ट ईयर स्पीकर पे चला था तो हमें मेंस में क्वेश्चन मिल गया था. सो दैट इज हाउ इट हैपेंस. तो आपको जो भी थ्योरी है, करंट अफेयर्स हम क्यों पढ़ते हैं यूपीएससी में, करंट अफेयर्स डायरेक्टली नहीं आते हैं यूपीएससी में, राइट, बट प्रीलिम्स में उसके थ्योरी के पीछे क्वेश्चन आता है. जैसे लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द केस इन 1894, राइट, कि एज ऑफ मैरिज एक्ट के क्वेश्चन था. वो इसलिए था बिकॉज मोदी जी ने उसके बारे में बात की थी इन 15 अगस्त स्पीच की, आई वांट टू इंक्रीज द मैरिजेबल एज फ्रॉम 18 to 21. ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि थ्योरी बिहाइंड करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आएगा. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. विद दिस आई एंड दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच. If you have any questions, do ask. Remember, अभी अब बिल्कुल फर्स्ट सेशन था, इसके बाद और सेशंस भी होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम स्पेसिफिक भी लेंगे सब्जेक्ट वाइज. बट दिस वाज जस्ट टू हैव एन आइडिया कि आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि एलिमिनेशन हमेशा वर्क करेगा. और थोड़ा सा आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ वेरियस सब्जेक्ट्स में आपको कैसे टैकल करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो ये बेसिक सेशन था, इसके बाद हम एडवांस सेशंस भी करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट्स डेफिनेटली एंड एनी फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम. थैंक यू सो मच.